नमस्कार। स्वागत है आपका टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी भारतीय इतिहास के तहत जो हमारा घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाला वाली पुस्तक चल रही है उसके तहत आज हम देखेंगे भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां और बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। ये या फिर ये कह लो कि स्वदेशी आंदोलन में किस व्यक्तियों ने या किन किन क्रांतिकारियों ने अहम भूमिका निभाई थी। इसी स्वदेशी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या रोल रहा और जो बंगाल विभाजन हुआ वो बंगाल विभाजन का कारण क्या था और उसके साथ साथ कि बंगाल विभाजन करा किसने था, कि क्या जरूरत आन पड़ी कि बंगाल विभाजन करना ही पड़ा इन लोगों को। और फिर उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि बंगाल विभाजन हो तो गया लेकिन 1911 में इसको रद्द क्यों कर दिया गया। तो देखो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इसी टॉपिक में मिल जाने वाले हैं। तो पीछे हमने देखा था कि क्रांतिकारी आंदोलन जो हमारा चैप्टर नंबर या फिर ये कह लो लेक्चर नंबर 14 था, उसमें हमने ये देखा कि क्रांतिकारी आंदोलन भारत में कहाँ कहाँ हुए। अब हमें ये देखना है कि जो क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी वो भारत के बाहर भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी। जैसे अमेरिका में, अमेरिका ले लो, कनाडा ले लो। तो ये जो देश थे इनमें भी, और जापान, सिंगापुर, इनमें भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी। तो छुटपुट घटनाएं हो रही थी उनको भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। और ये जो वीडियो होगा आपका ये यूपीएससी, यूपीएससी, बीओ, आरओ और एआरओ के लिए और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, अर्थात बहुत ज्यादा लाभदायक होगा ये। और इसी के तहत हम लेकर इनको आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे भारत से बाहर हुए क्रांतिकारी आंदोलन और उसके बाद में इसे पूरा करने के बाद में फिर देखेंगे बंगाल विभाजन, क्योंकि दोनों को एक साथ रखने का तात्पर्य देखो इतना है कि दोनों ही टॉपिक छोटे हैं। दोनों ही छोटी टॉपिक है तो 15-20 मिनट की वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। एक ही वीडियो में ये आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो शुरुआत करेंगे हम कि भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी हुई हैं उनको लेकर। तो देखो क्या क्या हुआ था। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामा किरसन वर्मा थे ने भारत के स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना कि भारत से बाहर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी किरसन वर्मा ने की थी। और सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। और गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी और इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। तो कुल मिलाकर ये भी क्या थी, जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो भी आपकी कहाँ हुई थी, अमेरिका और कनाडा में रह रहे जो भारतीय लोग थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अर्थात अमेरिका में बनाया गया था। तो ये पूछ सकता है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय बना था वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बना था। और 1913 में ही सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तान वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार भी निकाला था जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। और लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, अर्थात ये कह लो कि जो गदर पार्टी की स्थापना करी थी वो किसने की थी, वो लाला हरदयाल साहब ने ही की थी गदर पार्टी की स्थापना। और गदर पार्टी के सदस्यों में अन्य सदस्य जो थे लाला हरदयाल से अलग रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी घोष, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित कांसीराम, ये प्रमुख थे। और राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान अर्थात 1915 में, अर्थात ये प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है मैं, काबुल में अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार बनाई थी। ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला मेन पॉइंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप ने कहां पर अस्थायी सरकार का गठन किया था, तो काबुल में किया था। काबुल अर्थात अफगानिस्तान में किया था। ये इसी सवाल को उल्टा भी करके पूछा जा सकता है। इसमें क्या हुआ देखो, इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति थे तथा बरकतुल्ला जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे। और मैडम कामा या ये कह लो मैडम भीकाजी कामा का जन्म जो हुआ था वो 24 सितंबर 1861 को हुआ था, अर्थात ये कह लो कि महात्मा गांधी के 8 महीने पहले, अर्थात महात्मा गांधी के जन्म के 8 महीने पहले मैडम भीकाजी कामा का जन्म हुआ था।
उनके माता पिता पारसी थे और सोराबजी रामजी पटेल उनके पिता थे तथा जेजी बाई सोराबजी पटेल इनकी माता थी। इनका विवाह रुस्तम के आर कामा के साथ हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की और भीकाजी कामा रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थीं। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। 1907 में इन्होंने स्टुअर्ट अर्थात स्टुगार्ट स्टुटगार्ट जो है वो जर्मनी में है। जर्मनी के अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं वीडी सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार की थी। वह भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा एवं उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी और मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ सेवक की बैठक की भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करचन वाइली तथा डॉक्टर कावास ललका को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और ये करवाया किसने था? ये करवाया था माइकल ओ डायर ने। और इसी का बदला लेने के लिए जो उधम सिंह थे वो भारत से ब्रिटेन गए थे और इसी वजह से क्या हुआ जो ओ डायर था इसकी हत्या मार्च 1940 में उधम सिंह द्वारा कर दी जाती है और इसी की एवज में क्या हुआ उधम सिंह को भी फांसी दे दी जाती है। उसके बाद में कामागाटा मारू एक ये शिप थी, पानी का जहाज था। हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला और यह एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान कराया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। तो सब देखो हुआ क्या? हुआ ये था कि जो भारत से व्यक्ति जा रहे थे कनाडा वगैरह या अमेरिका वगैरह काम करने के लिए, तो कनाडा में सबसे ज्यादा व्यक्ति पहुंच रहे थे भारतीय। इसी वजह से कनाडा की सरकार ने वहां पर एक कानून पारित कर दिया कि अब बिना परमिशन के कोई भी नहीं आएगा। तो ये जहाज जो था वो पहले ही निकल चुका था, लेकिन जब वो पहुंचा जब तक वहां वो कानून लागू हो गया था, तो इसी वजह से क्या हुआ इस जहाज को तट पर ही वहां की पुलिस ने रोक दिया और यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी अर्थात तटीय समिति का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया और कामागाटा मारू जहाज के बजबज अर्थात जो ये कामागाटा मारू जो जहाज था ये वहां से वैंकूवर से वापस आ गया और कलकत्ता में बजबज बंदरगाह पर उतरा। पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ अर्थात कहने का मतलब ये जो अंग्रेज पुलिस थे कलकत्ता में उनके बीच में संघर्ष हुआ जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे और 28 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीय का एक सम्मेलन आयोजित किया और 14 से 23 जून के बीच में 1942 में के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप से प्रदान किया गया अर्थात इसे विधिवत रूप प्रदान कर दिया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को नियंत्रित ये कह लो कि आमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की लीग जो थी वो इसकी स्थापना किसने की थी? रास बिहारी घोष ने और इसी के चीफ कमांडर बनेंगे सुभाष चंद्र बोस। अब देखो यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाते हैं आपके और प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे होंगे। अब देखो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एक ही व्यक्ति थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी और यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट
का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो कहाँ की थी? वो की थी आपकी लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? तो फरवरी 1905 में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो फिर से वही श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। एक ही सवाल कई बार पूछा गया है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा ही थे। वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में, क्या ये कह लो कि सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय बनाया था। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तान वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी क्या पड़ गया? गदर पार्टी पड़ गया। और लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। क्योंकि अब देखो विकल्प में सोहन सिंह भाकना तो है नहीं, इसलिए विकल्प क्या होगा? आपका उत्तर यही लगेगा। किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का गठन, अब देखो इसमें सोहन सिंह भाकना तो इसमें भी नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या लगेगा? लाला हरदयाल साहब। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। आंसर आपका बी होगा। गदर पार्टी के नेता कौन थे? देखो गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल साहब। आंसर आपका बी। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी का पहला सभापति बना था लाला हरदयाल साहब। ध्यान रखना, स्थापना ये थी लेकिन सभापति ये बने थे, अर्थात पथ प्रदर्शक यही बने थे लाला, सॉरी, अच्छा सभापति की बात कर रहा, नहीं लाला हरदयाल नहीं होंगे, सॉरी, आपके सोहन सिंह भाकना ही होंगे आपके। आंसर आपका बी लगेगा। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकालती है, जो उर्दू, गुजराती, पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना ही थे। गदर आंदोलन की स्थापना की थी, तो गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना साहब ने। आंसर आपका डी होगा इस प्रकार। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? देखो गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे, लाला हरदयाल थे, रामचंद्र भी थे, बरकतुल्ला भी थे, खुदीराम बोस नहीं थे, क्योंकि खुदीराम बोस को तो खुद सोचो 1908 में फांसी लग गई थी, और इसकी स्थापना कब हो रही है गदर पार्टी की? 1913 में। तो ये कहां से होंगे? आंसर डी लगेगा। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया, और पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, और गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित कांशीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री इसमें मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई, और फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु मात्र 18 महीने 8 माह और 8 दिन थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। आंसर आपका डी। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना फिर से यूएस से। गदर क्या था? अब देखो इसमें गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ये हो सकता है, देखो बेस्ट आंसर ही देना, ये ध्यान रखना। यह एक राष्ट्रवादी संगठन था जो सिंगापुर में संचालित था, सिंगापुर में संचालित नहीं था, फ्रांसिस्को में अर्थात अमेरिका में संचालित था। एक उग्रवादी संगठन था जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, नहीं। और ये एक भारत की एक स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन था, जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था, ये भी नहीं। आंसर अब आपका एक ही बनेगा। गदर का मुख्यालय था, तो सैन फ्रांसिस्को में गदर का मुख्यालय था आपका। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, तो आधार स्थल था इनका क्या? पश्चिमी अमेरिका। तो जो सैन फ्रांसिस्को है वो भी पश्चिमी अमेरिका में ही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो उत्तर विकल्प आपका सी सही होगा, किंतु यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए
तो सही उत्तर आपका बी होगा। सामान्य तौर पर अमेरिका महाद्वीप को 3 उपमहाभागों में उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में विभाजित किया जाता है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। देखो, गदर क्रांति छिड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। आंसर आपका सी लगेगा। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे और 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर कर और उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों और कई तरीके से फायदा उठाया गया और उत्तरी अमेरिका में क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया और गदर क्रांतियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो एक ही व्यक्ति थे, राजा महेंद्र प्रताप ने। कहा? अफगानिस्तान में। तो राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अर्थात अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वयं राष्ट्रपति बने और बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री बने थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने भी मान्यता दे दी थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये बनी थी काबुल अफगानिस्तान में। आंसर आपका ए होगा। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो इसके एवज में देखो, गदर आंदोलन के दौरान नहीं। देखो, गदर आंदोलन तो कब हुआ? 1913 में। स्थापना कब हुई? 1915 में। ये तो नहीं बनेगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1913 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1914 में। और होम रूल के दौरान, होम रूलिंग के दौरान भी नहीं, 1916 में हुआ था होम रूल। फिर 1925 में एक बार होगा। तो आंसर क्या बनेगा? ई। कौन से भारतीय क्रांति की मां, किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? तो ये थी मैडम भीकाजी कामा रुस्तम, अर्थात आंसर आपका डी होगा। तो भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। 1907 में इन्होंने स्टुअर्टगार्ट, जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया और इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की संकल्प की उद्घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं और 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बंबई लौटकर आई और उसी वर्ष इनका देहांत हो गया। भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और ये बताना है कि सही कौन सा है। देखो, इसका सही देखो, मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये नहीं, ये आपका नहीं होगा। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही, ये ठीक है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी ठीक है। आंसर आपका क्या बनेगा? बी। एक, दो और तीन। तो मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ। उनके माता पिता पारसी थे। सौराबजी रामजी पटेल उनके पिता थे और उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ गईं। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता झंडा फहराया और यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। अतः अब कथन क्या है? एक गलत है, क्योंकि सोशलिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था, न कि पेरिस में। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो फिर से वही मैडम भीकाजी कामा रुस्तम को कहा जाता है। आंसर आपका डी बनेगा। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने ही फहराया था। आपका आंसर बी। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये फहराया था आपका स्टुअर्ट में, अर्थात जर्मनी में। आंसर डी होगा। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये आपका स्टुअर्टगार्ट में, जर्मनी में फहराया था। सी आंसर। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो वो ऐसे दो ही लोग थे। कौन कौन थे? एक तो थे मदन लाल ढींगरा और दूसरे थे उधम सिंह। आंसर आपका सी। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली।
मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारतीय राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली और कवास ललक्का को गोलियों से भून दिया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन में 1940 अर्थात मार्च 1940 में उसकी हत्या कर दी और फलते इन्हें भी क्या हुआ, इन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो कर्जन वायली की मृत्यु में आपको मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई थी। मैडम भीकाजी कामा, बरकतुल्ला, वीएस अय्यर और एमएन राय में क्या बात समान थी? अब देखो, वे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे, ये नहीं है। क्रांतिकारियों के लिए एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे, नहीं ऐसा नहीं था। ये यहाँ पर क्या था, महेंद्र प्रताप यहाँ इसके राष्ट्रपति बने थे। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, ये ठीक हो। आंसर आपका सी ही लगेगा। मैडम भीकाजी कामा, बरकतुल्ला, बीएस अय्यर और एम एन क्रांतिकारी थे। वे विदेशी भारत में या विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। नेक्स्ट, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखो, 1906 में जो की थी वीडी सावरकर साहब ने की थी। आंसर आपका ए होगा। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने लंदन में सोसाइटी की स्थापना की। विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में वीडी सावरकर, पीवी बपत और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी भी जुड़े थे। कामागाटू मारू, कामागाटू मारू क्या है? तो भी कह रहा है, देखो क्या था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। आंसर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा इसमें। कामागाटू मारा कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उसमें 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। कामागाटू मारू प्रसिद्ध है, तो कामागाटू मारू प्रसिद्ध किसके लिए? एक जलपोत के नाते। आपका आंसर बी ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कामागाटू घटना से संबंधित था? तो कामागाटू घटना से संबंधित है बाबा गुरदीप सिंह, इन्होंने ही तो इसको किराए पर लिया था। इसमें ही 376 मजदूर कनाडा पहुंचे थे। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू था एक जहाज। आंसर आपका सी होगा। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज वर्ष 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ। लेकिन जब कनाडाई एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी रास बिहारी घोष साहब ने। आंसर सी होगा। रास बिहारी बोस ने जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 जून अर्थात 14 से 23 जून 1942 के बीच वैकोंग सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान कर दिया और सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अब ये तो हो जाता है आपका, जो विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन थे वो खत्म हो जाते हैं। अब देख लेते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ और बंगाल विभाजन क्यों हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, ब्रिटिश सरकार 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर देती है और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन को विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इसी दिन पूरे बंगाल में क्या हुआ, शोक दिवस के रूप में बनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की एकता को बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधी थी। इसी वजह से ऐसा कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका सम्मिलित थे और इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार सम्मिलित थे तथा बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने
जो 1899 से 1905 तक रहेगा, के काल में हुआ और 1905 में किया गया था। सर एंड्रूज एंडरसन लीथ फ्रीजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व तथा पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक भी रहे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूरब को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने की में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव के समर्थन में बागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्काल वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थीं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन ही था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय थे। ये स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध थे। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर पुणे में बंबई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। और स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्रित करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की और इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से अलग ही रहे और स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना और ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन विदेशी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए एक रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया था। और राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर है, 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करते हैं, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया। उड़ीसा तथा बिहार में 1912 अलग-अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया और इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अब देखो पियर्सन देख लेते हैं, इसकी पियर्सन कोश क्या कहते हैं इसके। देखो निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से काम पहले हुए थे। देखो हड़प नीति 1948 में, याद करो। सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त 1800 आपका 92 में आया था कहीं जाकर, तो बंगाल विभाजन ही क्या हुआ सबसे बाद में होगा, आंसर बी। तो उपयुक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति परिधि में लाने के लिए सहायक संधि की प्रणाली का प्रयोग किया और लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार क्या होगा, विकल्प आपका 1905 वाला ठीक होगा।
बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। बी आंसर होगा आपका। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन को की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल में विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित हो गया या प्रभावी हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों के लिए प्रसिद्ध है। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता? बंगाल का विभाजन। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी? नहीं, बंगाल विभाजन हुआ था। आंसर आपका बी ही लगेगा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन। आंसर आपका बी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। आंसर ए होगा। बंगाल विभाजन का निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इस तिथि का 19 जुलाई 1905 को दिया जाता है, अर्थात इसको आधार बनाया जाता है, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प ए को माना है। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये काम करा था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1899 से 1905 के बीच के काल में वर्ष 1905 में किया गया। इस निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया और 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। आंसर ए होगा। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट कौन था? तो ये ध्यान रखना है कि बंगाल का लेफ्टिनेंट, देखो, गवर्नर अलग होगा और लेफ्टिनेंट अलग होगा। तो लेफ्टिनेंट था सर एंड्रयूज फ्रेजर। आंसर आपका ए बनेगा। सर एंड्रयूज एंडरसन लीज फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी और बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन का के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने। आंसर ए। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक भी था? तो ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब, आर एन टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व तथा पाश्चात्य सभ्यता के मध्य बेहतर समन्वय के संबंध में के समर्थक भी थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के माध्यम से। तो बंगाल में ब्रिटेन में वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी में संपादक या संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो यह अपनाया गया था 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। देखो, बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? बंगाल का, देखो, हिंदू और मुस्लिमों को विभाजित करने के लिए नहीं, प्रशासनिक सुविधा के लिए ये भी नहीं, बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ये आपका आंसर होगा। आंसर बनेगा आपका सी। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता के सिंहासनच्युत करना था, अर्थात बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थीं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो क्या क्या करा था? देखो, बायकॉट किया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। सही उत्तर चुनना है आपका, एक तो होगा ही। अब देखो, स्वदेशी भी आंदोलन भी चला था यहाँ पर, तो ये भी होगा, दो भी। असहयोग चला था? नहीं, असहयोग तो देखो कब चलेगा, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होगा। तो ये आपका तीन नहीं है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया था, हाँ जी।
1, 2 और 4 हो गए। करजन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया और इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया तो उसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की और बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई और अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ और स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया और स्वावलंबन आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान आदर और विश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, रा- राष्ट्रीय शिक्षा स्वशासन के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए थे। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। 1920 के नागपुर अधिवेशन में सी आर दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश भी किया था। अब देखो स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष में आए तो ये आए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। आंसर आपका ए बन जाए। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था तो ये हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन। आंसर आपका सी बनेगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था तो देखो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, यही बन जाएगा आपका पहला ही। तो आंसर आपका ए होगा क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो बंगाल विभाजन की एवज में ही हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और आपके विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में चलाना लागू करना चाहते थे किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध में था। नेक्स्ट, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध में के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आंसर सी। आंसर आपका सी लगेगा। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। वाराणसी बिहार को इससे अलग कर दिया गया और असम को एक नए प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को भी इसमें जोड़ दिया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा तो ये बना रहा था 1911 तक। तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन अधिनियम निराकृत किए जाने के बाद आंसर बी लगेगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ तो ये हुआ था 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से एकीकृत किया गया था तो 1911 में किया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखो मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे चिदम्बरम पिल्ले। आंसर आपका सी होगा। बंगाल के प्रारंभ में हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में और उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? अब देखो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया, लाला लाजपत ने और अजीत सिंह ने भी नहीं, तो सैयद हैदर रजा खान ने किया था। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? देखो किसान और जो कृषक थे वो बिल्कुल इससे अछूते ही रहे थे। ये भी कह लो मुस्लिम भी अछूते ही रहे थे कुछ हद तक। इसका मतलब कौन कौन आएगा? देखो ये कह रहा है कि अप्रभावित रहा तो मुसलमान भी अप्रभावित रहे, तीसरा भी और कृषक भी अप्रभावित रहे, तो आपका आंसर बनेगा 2 और 3। आंसर सी बनेगा। करजन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन
एकत्रित करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन इससे अलग रहे थे। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था? तो ये बना था आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 के दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला, सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक बना था। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। नेक्स्ट, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आप देखना है आपको। देखो, लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। ये ऐसा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब आंसर तो आपका एक ही बन जाएगा। जरा देख लेते हैं आगे भी। तो 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। ये ठीक है आपका। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष बने। ये भी ठीक है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। ये भी ठीक है। इसलिए आंसर आपका यही बनेगा। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो कौन सा नहीं है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, कुछ ही हुए थे, ठीक है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी ठीक है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए, ये भी ठीक है आपका। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, नहीं, बंगाल तक सीमित नहीं था। अभी देखो पीछे जो चिदम्बरम पिल्ले साहब थे, उन्होंने मद्रास में इसका नेतृत्व किया था, तो ये बंगाल से भी बाहर हुआ था। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों से कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल 12 साल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक, अरविंद घोष ने इसे पूरे देश में इसका प्रचार किया था। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करनी है। देखो कौन सा इसमें सही है। देखो, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया, ये भी ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के अवयव के रूप में राष्ट्रवादी शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, ये भी ठीक है। तो आंसर बनेगा सी, एक और दो दोनों। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात पर लगभग 68% की कमी आई थी, तथा हथकरघा उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में राष्ट्रीय शिक्षक परिषद का गठन किया गया, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र और स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। नेक्स्ट, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, तो ये जुड़े थे आपके स्वदेशी आंदोलन से। इन्होंने अपनी पत्रिका में इसे प्रकाशित भी किया था। देखो, ब्रिटिश ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में भी समाहित या संपादित किया था। नेक्स्ट, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? यह किसने की थी? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। तो आंसर आपका ए बनेगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। अब ये तो हो जाता है आपका बंगाल विभाजन खत्म। बंगाल विभाजन में आपके इतने ही क्वेश्चन थे और आपको इतना ही पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए देखो बुक है, और एक्स्ट्रा और भी ज्यादा पढ़ना है तो आपको हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री मैंने आपको
यूट्यूब पर पढ़ा रखी है, तो आप वहाँ से भी उसको और भी ज़्यादा देख सकते हैं। वहाँ से आपके संभावित प्रश्न बनने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। और यदि आपको देखो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको जो हिस्ट्री मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाई है कंप्लीट, उसकी यदि आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए रिवीजन के तौर पर, क्योंकि देखो अब आपका कोई टाइम बचा नहीं है, क्योंकि 14 मई का पेपर लगा हुआ है आपका, तो उसको रिवीजन करने के लिए आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो वहाँ भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी और मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।